हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी को हम मनाते हैं महान देशभक्त एवं क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म दिवस के रूप में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत सरकार ने घोषणा किया है कि 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा नेताजी के सम्मान में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को वर्तमान उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था और इनके माता जी का नाम प्रभावती देवी जबकि पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस जी तत्कालीन कटक शहर के विख्यात वकीलों में से एक थे। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की जो बचपन की शिक्षा थी वह कटक में ही हुई थी और बाल्यावस्था से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी स्वामी विवेकानंद तथा अरविंदो घोष जी से काफ़ी प्रभावित थे। और बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1913 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर पिताजी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पर वर्ष 1919 ईस्वी में दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद पिताजी की इच्छा अनुसार वे इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों उन्होंने परीक्षा पास करने के बाद नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ही रिज़ाइन दे दिया था। दोस्तों ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय थे। और इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड से वो वापस आते हैं और वापस भारत में आके वह सबसे पहले महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बम्बई में गांधी जी से मिलने के बाद सुभाष जी कोलकाता पहुंचते हैं और वहां पर चित्तरंजन दास जी से मुलाकात कर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार करते हैं और यहीं से सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक सफ़र शुरू होता है। इसके बाद दोस्तों 10 दिसंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स का जब भारत आगमन होता है तो उसका विरोध करने के कारण चित्तरंजन दास जी के साथ में सुभाष चंद्र बोस पहली बार जेल गए और इसके बाद वो जब तक भारत में रहे वर्ष 1941 जनवरी तक वो लगभग 11 बार जेल गए और इस दौरान लगभग उन्होंने 8 वर्षों तक जेल में बिताए। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर उसके सदस्य बन गए थे और वर्ष 1931 ईस्वी में वह कोलकाता नगर निगम के महापौर निर्वाचित हुए। इसी प्रकार अपने राजनीतिक सफ़र को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1938 ईस्वी में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। यह 51वां कांग्रेस का अधिवेशन था, इसलिए नेताजी को जो है कि सम्मान देने के लिए 51 बैलों वाले रथ के साथ उनको सम्मानित किया गया था। अपनी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी एक उग्र प्रवृत्ति के नेता थे। तो दोस्तों जब ये 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो इनकी कार्यशैली जो है वह गांधी जी को पसंद नहीं आई और वर्ष 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के लिए गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते थे। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ दोस्तों कि कांग्रेस का जो अभी तक का इतिहास था वहाँ पर अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता था, आपस में ही चुन लिया जाता था यही हमारे अध्यक्ष होंगे, उसमें कोई चुनाव नहीं होता था। लेकिन वर्ष 1939 का जो ये संकट हो गया जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, तो इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे और बाकी के जो सदस्य थे वो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी ही इसके अध्यक्ष बने रहें। तो इसी आधार पर दोस्तों फिर चुनाव कराया गया और इस चुनाव में गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को समर्थित किया। लेकिन मतदान के बाद दोस्तों
नेताजी को कुल 1580 वोट प्राप्त होते हैं, जबकि सीतारामैया जी को मात्र 1377 वोट ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। यह एक दुर्लभ तस्वीर दोस्तों उसी समय की है जिसमें बीच में सुभाष चंद्र बोस जी बैठे हुए हैं, पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक और महात्मा गांधी जी हैं और दूसरी तरफ है सरदार पटेल। तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होता है त्रिपुरी संकट। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी से संतुष्ट नहीं थे और सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो चुके थे, उन्होंने चुनाव जीत लिया था। अब बात आती है दोस्तों अध्यक्ष के कार्यकारिणी सदस्य की समिति के लिए। तो दोस्तों उस समय सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि उनकी कार्यकारिणी का जो चयन है वह महात्मा गांधी जी करें, लेकिन गांधी जी तो पहले से ही नाराज़ थे, तो उन्होंने कार्यकारिणी का चयन करने से मना कर दिया, साथ ही कार्यकारिणी को भंग करने का भी समर्थन कर दिया। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ दोस्तों कि उस समय गांधी जी के आह्वान पर 14 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया और मात्र एक सदस्य शरद चंद्र बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के बड़े भाई थे, उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया और नेहरू जी ने तटस्थ रहने का फैसला किया। तो इस प्रकार दोस्तों स्थिति ये हो गई कि उस समय कांग्रेस के पास अध्यक्ष तो था लेकिन उसकी कोई कार्यकारिणी समिति नहीं थी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राजा तो है लेकिन उसकी कोई मंत्रिमंडल नहीं है, या फिर यूँ कहें कि दूल्हा तो है लेकिन उसका कोई बाराती नहीं है। इस प्रकार दोस्तों अगर हम देखें तो यह एक बहुत ही एम्बैरसिंग मोमेंट आ गया था, बहुत ही संकट की स्थिति आ गई थी। तो इस समय में जब कोई स्थिति बन नहीं पा रही थी तो मजबूरी में नेताजी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि त्रिपुरी संकट हुआ क्या था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दोस्तों इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, या कुछ जो है इतिहासकार यहाँ पर यह भी मानते हैं कि उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था। तो यह एक विवाद का विषय है दोस्तों कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था या फिर उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया था। तो यह एक विवाद का विषय है, उसमें मैंने जानना चाहूँगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। इसके बाद जब कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया तो वर्ष 1939 ईस्वी में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया और वापस देश को स्वतंत्र कराने के में लगे रहे। इसी बीच नेताजी ने दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम नामक पुस्तक भी लिखा। इसी बीच दोस्तों वर्ष 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इस विश्व युद्ध में अंग्रेज भी कूद गए थे। तो दोस्तों इसी समय का जो है अच्छा अवसर समझते हुए नेताजी ने अपने क्रांतिकारी तरीके से देश को आज़ाद कराने का यह सुनहरा मौका समझा और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां तेज कर दी। और लेकिन इसी समय दोस्तों नेताजी की क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता स्थित अपने आवास पर ही नज़रबंद कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि नेताजी ने उस समय अंग्रेज़ों को जो है चकमा देते हुए वह बाई कार से कोलकाता से वो गोमोह रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। यह गोमोह रेलवे स्टेशन दोस्तों आज जो है झारखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों गोमोह से वह फ्रंटियर मेल नामक ट्रेन पकड़ते हैं और पेशावर पहुंचते हैं। फिर पेशावर से वो काबुल, मास्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच जाते हैं। जैसा कि बताया हमने दोस्तों कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और इस सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध कर रहा था और इंग्लैंड या ब्रिटेन की जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिक जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे और इसमें दोस्तों बहुत से हजारों भारतीय सैनिकों को जर्मनी में कैदी बना लिया गया था उनके खिलाफ लड़ते हुए। तो दोस्तों जब नेताजी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह जर्मनी से इन भारतीय सैनिकों को छुड़वाते हैं और जो है एक भारतीय सैन्य दल का गठन करते हैं और इस सैन्य दल को जो है जय हिंद का नारा देते हैं। और इसी समय इसी सैन्य दल ने दोस्तों सबसे पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सबसे पहले नेताजी कह के बुलाया था। इसके बाद दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान चले जाते हैं
और वहाँ पर वह पहले से ही निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह से मुलाकात करते हैं। और वहीं पर दोस्तों वर्ष 1943 ईस्वी में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और दिल्ली चलो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पर जो रास बिहारी बोस जी से नेताजी ने मुलाकात की थी, ये वही रास बिहारी बोस जी थे जिन्होंने वर्ष 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली प्रथम आगमन के समय उन पर बम फेंका था। इसके बाद दोस्तों नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल से स्वतंत्र भारत के स्थायी सरकार का ऐतिहासिक घोषणा किया और इस सरकार को दोस्तों जर्मनी, जापान, कोरिया आदि कुल 8 देशों से मान्यता प्राप्त था। इसके बाद दोस्तों आज़ाद हिंद फौज ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, म्यांमार की तरफ से नागालैंड तथा मणिपुर के जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे उनके एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था, जीत लिया था। और साथ ही जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीतकर इसे नेताजी को सौंप दिया था और नेताजी ने तब इसका नाम बदलकर स्वराज एवं शहीद द्वीप नाम रख दिया था। इसी बीच 4 अगस्त 1944 को एक रेडियो प्रसारण करते हैं नेताजी और इस प्रसारण में दोस्तों खास बात यह थी कि उन्होंने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया तथा देश को आज़ाद कराने के लक्ष्यों के लिए गांधी जी से आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं मांगी। लेकिन दोस्तों इसी समय जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम होता है और जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है कि परमाणु हमला होता है और इसमें बिल्कुल जापान बिल्कुल तहस नहस हो जाता है और इस प्रकार 15 अगस्त 1945 को जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही जो है कि आज़ाद हिंद फौज को भी समर्पण करना पड़ता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता चलूँ दोस्तों कि आपने कभी सोचा कि क्या हमें 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली, 15 अगस्त का ही डेट क्यों चुना गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत के अंतिम जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसने जानबूझकर यही दिन चुना था 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को ही जापान ने जो है आत्मसमर्पण किया था। इस आत्मसमर्पण के साथ ही आज़ाद हिंद फौज ने भी आत्मसमर्पण किया। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए कि हमने समर्पण किया था 15 अगस्त को, इस चीज़ को याद रखने के लिए ही लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का ही दिन चुना था। आत्मसमर्पण के मात्र 3 दिन बाद 18 अगस्त को ही दोस्तों एक विमान दुर्घटना में नेताजी अचानक से लापता हो जाते हैं और फिर वह कभी नहीं मिलते हैं। इसलिए उसी दिन को इनका जो है कि निधन माना जाता है कि कई लोगों का मानना है कि बाद में नेताजी को कैद कर लिया गया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर और भी बताता चलूँ दोस्तों कि अपने जर्मनी प्रवास के दौरान ही नेताजी ने एमिली सेंकल नामक ऑस्ट्रियन महिला से विवाह किया था और उनसे एक पुत्री भी हैं। आगे यह जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हैं प्रोफेसर चित्रा घोष। दोस्तों आपको बता दूं कि यह चित्रा घोष जी सुभाष चंद्र बोस जी की जो है भतीजी थी और इनका अभी हाल ही में जनवरी 2021 में इनका निधन हो गया है। यह उन्हीं शरद चंद्र बोस जी की सबसे छोटी पुत्री हैं जिन्होंने 1939 ईस्वी के त्रिपुरी संकट के समय में जो है इस्तीफा कांग्रेस कार्यकारिणी से इस्तीफा देने से मना कर दिया था। आगे बताता चलो दोस्तों, भारत सरकार ने नेताजी के 125वीं जन्म दिवस के सम्मान में कालका से हावड़ा तक चलने वाली कालका हावड़ा मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। इस वीडियो में दोस्तों नेताजी से संबंधित मैंने सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलते चलते दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और यह क्वेश्चन है, वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया था तब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का भार किसने संभाला था? और आपके ऑप्शंस हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और यह क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड PCS
और उत्तर प्रदेश PCS के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। हमेशा की तरह अगर आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर दे सकते हैं दोस्तों। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़रूर कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तो इसी नोट के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।